ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग रोज को देखते हैं जो कि टैक्सी से ड्राइव करते हुए घर लौट रही थी। लेकिन तभी वहां पर उसके टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में एक अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो रोज होती है। वो उस नोवेल के अंदर एंटर कर जाती है जो नोवेल की उस टैक्सी में वो पढ़ रही थी। थैंकफुली उसे उस नोवेल की पूरी कहानी पता थी। यहाँ पर इस तरीके से गुरु उसका एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो कि रोज का था और रोज 11 साल पहले इस कहानी में मर चुकी थी। और यहाँ पर उसका भाई भी हु गु की गर्लफ्रेंड एनी के पीछे पड़ा रहता था और इस चक्कर में वो अपनी जान भी गंवा देता है। फाइनली यहाँ पर जब रूहान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी के लाइफ से 11 साल बाद ट्रांसफॉर्म होकर के टाइम ट्रैवल करके पहुंच चुकी है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उस नॉवल में है और उस नॉवल में वो रोज का कैरेक्टर यानी कि हुओ की सिस्टर का कैरेक्टर निभाने वाली है। वो उस मॉल में जाती है जो कि हुओ का हुआ करता है। वहां जाती है उसे पता चलता है कि हुओ ने अपनी सो कॉल्ड होने वाली गर्लफ्रेंड एनी के लिए पूरे मॉल को खाली करवाया है पब्लिक के लिए। अब इससे ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को लॉस होने वाला था। रोज वहां पर उस शॉप पर जाती है और वो हो के लिए एक बेल्ट बाय करती है। कहती है लगता है अब मेरे भाई को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वो मैनेजर को कह रही है वो से मेरी बात कराओ। वो से जब वो बात करती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन बोल रही हूँ। तो वो कई बात भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो 11 साल पहले ही मर चुकी थी। ये बात वो को अच्छे से पता था। तो रोज गुस्से में हुओ की कंपनी पहुंच जाती है और वो जाते हैं बिल्कुल हुओ की बड़ी बहन की तरह बिहेव करती है। उसका बिहेवियर देख करके तो एक बार में ही हुओ को भरोसा हो जाता है कि सच में ये इसकी बहन भी है और वो दिख भी तो रही थी उसकी बहन की तरह। उसे नहीं पता था कि वो नॉवेल के अंदर है। हुओ जब रोज कैसे केयर कर रहा था उसका भाई की वजह से, तो वो रोज से पूछता है लेकिन जब तुम यहाँ पर 11 साल पहले गु को डेट करने के लिए गई थी तो फिर तो शायद तुम इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी ना। तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। रोज उसे बताती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर रीबर्थ लेकर के आई हुई है। अब यहाँ पर वो को रोज की सारी बातों पर भरोसा हो जाता है। रोज यहाँ पर आते ही कंपनी के सारे मैटर को संभालने लगती है और वो पर गुस्सा कर रही थी कि जा करके जो मॉल तुमने पहले पब्लिक के लिए बंद करवाया उसे ओपन करो। तुम यहाँ पर एनी के पीछे पड़े हुए तुम्हें पता भी है कि एनी तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन शुरुआत में हुआ यहाँ पर रोज की इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाता है कि एनी एक्चुअल में उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उसके कहने पर मॉल को वो ओपन करवा देता है। दूसरी तरफ जब रोज यहाँ पर मॉल पहुंचती है तो वो हो को कॉल करती है ये देख करके कि पब्लिक अब भी उसके मॉल में है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो फोन उठा के बोल देता है कि वो इस बार उसके साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जा पाएगा, वो बहुत बिजी है। फोन कट करके वो रख देता है। अब एनी सोचने लगती है कि ये तो उसका पालतू डॉग था, ये भौंकने की हिम्मत कैसे कर रहा है। वो बस वो का इस्तेमाल किया करती थी गू को जेलस फील कराने के लिए। एक्चुअल में वो गू की ही गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ पे रोज का काम था सबसे पहले अपने भाई को दिमाग पर उसके सही जगह पे लेके आना। वो हु को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए चलने बोलती है और इस तरीके से वो और हु दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। काफी मस्त खाना वाना खाने के बाद शॉपिंग करने के बाद रोज को अच्छा लग रहा था, वो अपनी फैमिली से वापस मिल पा रही है। यहाँ पर जो पेपरज़ी थे वो रोज़ और हो के पिक्चर क्लिक कर लेते। उन्हें तो नहीं पता था कि रोज़ यहाँ पर हो की गर्लफ्रेंड है। ये फ़ोटो एनी तक पहुँचती है तो उसे लगने लगता है कि हो की कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई। अब उसे डर था कि हो की नई गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तो फिर वो उसे भाव नहीं देगा और अगर वो उसे भाव नहीं देगा तो फिर वो किसे लेकर के गू को जेलस फ़ील कराएगी। तो वो रोज़ से मिलने जाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ इस कहानी के हीरो यान जी को हम लोग देखते हैं, जो रोज़ को देख कर के शॉक्ड हो जाता है। वो रोज़ से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इनफैक्ट वो रोज़ को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि आगे आपको उसका ऑब्सेशन पता चलने वाला है। वो रोज़ को देखते ही पहचान जाता है कि ये रोज़ है और वो ये भी जान जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई है क्योंकि उसे रोज़ की मौत के बारे में पता था। कॉलेज टाइम में दोनों साथ हुआ करते थे। हमेशा टॉप करती थी रोज़ और सेकंड आता था यानजी। रोज़ को सिर्फ़ यानजी की इतनी ही तक की कहानी और इतनी ही तक की मेमोरीज़ याद थी। ये नहीं पता था कि यानजी रोज को प्रपोज करने आने वाला था।
लेकिन उस समय वो गो के साथ रिलेशनशिप में थी, दैट्स व्हाई उसने उसे कुछ कहा नहीं था और रोज को तो पता भी नहीं था कि यान जी उसे सच में प्यार करता है। बेचारा हमारा यान जी रोज को कभी कन्फेस नहीं कर पाया था और कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है एक्सीडेंट में रोज कार एक्सीडेंट में मारी गई है। वो बुरी तरीके से टूट गया था, लेकिन उसने खुद को रोज के लिए संभाला था और वो इतना ज़्यादा अमीर बना था और अब वो रोज को अपने पास से कभी नहीं जाने देने वाला है। जब वो दोबारा रोज को देखता है तो वो उसे फॉलो करते-करते उनके घर पर जाता है। यहाँ पर रोज को पता चलता है कि मॉम डैड के जाने के बाद वो को कंपनी सँभालने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। पैसे की कमी थी, उन्हें अपना इकलौता बड़ा घर बेचना पड़ा था और उसने ये छोटा-सा बंगलो ले लिया था। ये छोटा है। रोज जान जाती है कि एक्चुअल में 11 साल बाद इतना सब कुछ होने झेला है। वो हो के बड़ाई करते हुए कहती है, "तुमने बहुत अच्छा किया। कंपनी तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से सँभाली है। मैं तुम पे प्राउड करती हूँ। कोई बात नहीं, ये भी तो घर ही है ना, हम यहीं रह लेंगे। लेकिन हाँ, पता करो कि हमारा वो घर किसने खरीदा है। मुझे वो घर वापस से बाई करना है।" वो ओके बोल देता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर यान जी उसे फ़ॉलो करते हुए देख रहा था और उसे एक अजीब-सा सुकून मिलता है कि रोज़ अब वापस आ चुकी है। वो जानता था कि वो जल्दी ही मिलने वाले हैं। ऐसी वजह से फ़िलहाल बिना मिले वहाँ से चले जाता है। लेकिन रात में रोज़ को इस कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। वो बचपन से लेकर के आज तक उसी कमरे में सोई है और अब उसे नींद नहीं आ रहा था। अगली सुबह वो पारना बन के पूरे घर में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके भाई से वो कहती है कि भाई मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई है। फिलहाल तुम जल्दी पता कराओ कि आखिरकार वो घर किसने खरीदा है। मैं किसी हालत में वो घर खरीदूंगी। इसके बाद वो कंपनी की मीटिंग संभालने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि रोज इसे बिना बताए पहुंच जाती है। मीटिंग अभी स्टार्ट होने ही वाला था कि उसे एनी का कॉल आता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और वो उसे संभालने के लिए है। वो मीटिंग छोड़ करके जाने लगता है। सारे शेयर होल्डर्स हो के इस बिहेवियर से गुस्सा करने लगते हैं कि उसका हमेशा का ये हो गया है। जैसे ही वो वहां से उठ के जा रहा था वो गेट पर पहुंचता है। रोज उठ खड़ी होती है और वो हो को नाम से चिल्लाते हुए उसके पास जाती है। अब यहाँ पर ये देखते ही सब शॉक हो जाते हैं कि ये कौन है, जिसकी कि इतनी हिम्मत हो गई कि वो हो को नाम से बुला रही है। वो हो को डाँटते हुए कहती है, "चुपचाप से चलो और कंपनी की मीटिंग अटेंड करो। मैंने तुम्हें कंपनी का सीईओ क्यों बनाया? क्योंकि तुम एक्चुअल में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। तुम्हें मॉम-डैड का सपना पूरा करना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कंपनी छोड़ कर के उस लड़की के लिए जा रहे हो।" अब वो को वो डाँटती है तो वो चुपचाप बेचारा जा कर के मीटिंग सँभालने लगता है। जब उसके मॉम-डैड का डेथ हुआ था, रोज़ ने पहली बार शेयर होल्डर्स को कन्विंस किया था कि वो दोनों भाई-बहन मिल कर के कंपनी सँभाल लेंगे। आज भी रोज़ वैसा ही कर रही है। वो वापस से शेयर होल्डर्स का भरोसा हो के अंदर जगाती है और कहती है कि मेरा भाई बहुत कैपेबल है और ये सब कुछ वापस से पहले की तरह कर देगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सारे शेयर होल्डर्स हो को सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। इधर एनी हो कहने का इंतज़ार कर रही थी और झूठ-मूठ का चोट लगने का पेंट करवा रही होती है, ताकि जब यहाँ पर हो उसे देखे, तो फिर से वो पहले की तरह इमोशनल हो जाए। लेकिन हो वापस उसके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था और यहाँ पर इस तरीके से मीटिंग खत्म करने के बाद वो लोग अंदर जाते, जहाँ पर कि हो से रोज बहुत ही गुस्सा थी और इधर ये फोटोज देख करके एनी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर जो रोज है वो मतलब कि जो हुआ है वो एक्चुअल में सच में कहीं दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं है और वो गर्लफ्रेंड उसकी उसके पास आने नहीं दे रही। तो वो हुआ से मिलने जाने का डिसाइड करती है। इधर वो रोज से माफ़ी माँगता है। रोज उसे कहती है कि आँखें खोलो, एनी कभी तुमसे प्यार ही नहीं करती। वो गू की गर्लफ्रेंड है जो कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था और वो सिर्फ़ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है गू को जेलस फ़ील कराने के लिए, गुस्सा कराने के लिए। लेकिन वो कहता है कि एक्चुअल में मुझे नहीं लगता है कि एनी ऐसी लड़की है, वो बहुत ही सिंपल है, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है और वो मेरे पैसे का इस्तेमाल नहीं करती। रोज़ इस बात पर हँसने लगती है। फ़िलहाल वो हो को समझाती है, जाओ शेयर होल्डर्स इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करो, जाकर के अपनी मीटिंग को कंप्लीट करो। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो चुपचाप अपना मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर इस तरीके से एनी अपनी चमची को लेकर के कंपनी में अंदर एंटर कर जाती है। आते ही यहाँ पर वो रोज़ को भला-बुरा कहने लगती है और कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुओं को मुझसे मिलने आने से रोकने की।
रोज़ उसे कहती है, "अच्छा, मैं मिस्ट्रेस हूँ तो तुम कौन हो?" तो वो उसे कहती है कि मैं होने वाली मिसेज़ हूँ। इस बात पर रोज़ हँसने लगती है और कहती है, "शक्ल देखिए अपनी, तुम्हें लगता है मेरे ना कहने के बाद भी वो यहाँ पर तुमसे शादी करने वाला है?" एनी उसे कहती है, "हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें पता नहीं है कि हम और वो कितने ज़्यादा सीरियस है एक दोनों को लेकर के।" रोज़ हँसने लगती है तो एनी यहाँ पर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अब रोज़ को बहुत ही गुस्सा आता है, तभी वहाँ पर वो भी आने लगता है, तो रोज़ एनी को 2-4 झापड़ लगा देती है। ये देखते ही वो शॉक हो जाता है कि उसकी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई कैसे? आते ही यहाँ पर एनी एक्टिंग करने लगती है कि रोज़ ने उसे बुली किया है। इस बात पर हो को उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो उसे सपोर्ट करेगा, तो वो उल्टे उसी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? इस बात पर एनी कह रही होती है कि मैंने उसे बुली नहीं किया, इनफैक्ट उसने मुझे बुली किया है, 4-5 झापड़ तो उसने मुझे मारे हैं। तो सारे लोग जो भी यहाँ पर आए हुए थे वो लोग सब रोज़ का सपोर्ट करते हुए कहते हैं, अगर रोज़ ने ऐसा किया भी है तो वो बिना रीज़न के कभी ऐसा नहीं करने वाली है। हम सब का उस पर भरोसा है। तो एनी कहती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो यहाँ पर, उसी ने मुझे बुली किया है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो होता है, रोज़ ने यहाँ पर एनी की बातों को रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। उसमें वो साफ कह रही थी कि वो मिसेज़ हू होने वाली है और रोज़ की कोई औकात नहीं है उससे पंगा लेने की। जो उसका सेक्रेटरी था वो कहता है कि तुम जो फेक पेंट करा के आई हो ना अपनी बॉडी पर, ये जा कर के पिक्चर्स में ही दिखाना। यहाँ नहीं चलने वाला है। रोज़ उसे कहती है कि तुम सच मेरे भाई को बताती हो या नहीं कि तुम बस उसका इस्तेमाल कर रही हो हू को जेलस फ़ील कराने के लिए, या फिर मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डालूँ। तुम्हारे इस एक्ट्रेस की इमेज की तो बिल्कुल बैंड बज जाने वाली है। एनी घबरा जाती है और यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि एक्चुअल में उसने सच में रिकॉर्डिंग में जो है वो सब कुछ सच कहा है, और इतना ही नहीं, वो एक्चुअल में सिर्फ गू का इस्तेमाल कर रही थी गू को जेलस फील कराने के लिए, क्योंकि उसके और गू के बीच में लड़ाई हुआ था। अब यहाँ पर जब भूआ को ये बात पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो एनी जैसी लड़की पे ट्रस्ट कैसे कर सकता है। उसकी बहन ने बिल्कुल ही सच कहा था। वो यहाँ पर एनी को वार्न करती है कि अगर आज के बाद वो उसके भाई हो के आस-पास भी दिख गई ना तो समझ लेना ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर जाने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके जाते ही यहाँ पर हो रोज से माफ़ी माँगने लगता है कि उससे गलती हो गई। उसे उसकी बात पहले ही माननी चाहिए थी। रोज़ उसे कहती है कोई बात नहीं, अब दिमाग तो आ गया है ना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस घर में कोई और नहीं यान्जी रहता है। उसे पता चलता है कि उसकी फर्स्ट लव एंड लास्ट लव रोज़ उससे मिलने के लिए आ रही है, तो वो नहा-धोआ करके अब तक 25 कपड़े बदल चुका था। रोज़ के सामने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए। लेकिन रोज़ उसे देखते ही इम्प्रेस हो जाती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका कॉलेज राइवल अब इतना ज़्यादा रिच हो गया है। वो उसे देखते ही उससे नॉर्मली बिहेव कर रही थी, लेकिन यान जी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसने रोज़ को नहीं पहचाना हो। रोज़ यहाँ पर आती है, वो यान जी को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, आई नो कि तुम अब इतने फेमस हो चुके हो कि तुम्हें मैं शायद याद नहीं होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में हुआ करती थी और मैं हमेशा ही नंबर 1 आती थी और तुम नंबर 2 आते थे। एक्चुअल में मैं ये घर वापस से खरीदने के लिए आई हूँ। ये घर मेरा है और मैं ऐसे वापस लेना चाहती थी। बोलते-बोलते वो सोने लगती है क्योंकि वो 2-3 दिनों से सोई नहीं थी। यान जी उसे सँभालता है। वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि एक्चुअली में मेरी बहन 2-3 दिनों से उस नए घर में सो नहीं पाई है। वो यान जी को रियलिटी बताती है कि एक्चुअल में वो टाइम ट्रैवल करके आई हुई है और वो यहाँ पर अपना घर वापस चाहती है। यान जी कहता है कि मैं ये घर तुम्हें वापस नहीं दे सकता। रोज़ कहती है, हाँ, आई नो तुम्हें मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। हाँ जी, उसे कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये घर मैं तुम्हें सेल नहीं करना चाहता। अगर वो रोज़ को ये घर सेल कर देगा तो फिर वो रोज़ के साथ कैसे ही कनेक्टेड रहेगा? तो जब यहाँ पर रोज़ के इतने बोलने के बाद भी इस तरीके से यान जो उसे मना कर देता है कि नहीं वो ये घर नहीं सेल करने वाला, तो रोज़ दिमाग लगाती है और कहती है कि ठीक है तो फिर वो ये घर रेंट पर लेना चाहेगी। सिर्फ़ उसे 1 कमरा रेंट पर चाहिए क्योंकि उसे उस घर में नींद नहीं आ रहा। यान जिस चीज़ के लिए तुरंत ही मान जाता है और भला
मानता भी क्यों नहीं, उसे यहाँ पर रोज़ के साथ नाइट स्पेंड करने का मतलब टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिल रहा है। रोज़ के भाई हो को भरोसा ही नहीं होता है कि यान्शी इस चीज़ के लिए एक बार में मान गया। जाने से पहले वो उसे कहता है कि रोज़ उसकी सिस्टर है और वो उसका एक्स भले ही था, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब वो वापस आई है तो शायद वो अब भी गू से ही प्यार करती होगी। बेहतर होगा कि वो अपने लिमिटेशंस को समझे और उसके सिस्टर से दूर रहे। यान्शी को ये बात थोड़ा-सा बुरा लग जाता है। रात में जब रोज़ सो रही होती है तो वो चुपके से उसके कमरे में सिर्फ़ उसे देखने के लिए जाता है। जब वो सो रही थी तो वो उसे देखने के लिए जाता है और मन ही मन कहता है कि मैं कैसे इस बात को नहीं मानूँगा कि तुम टाइम ट्रैवल करके आई हो। मैंने ही तो तुम्हारी बॉडी को क्रीमेंटेड कराया था। अब ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। अगली सुबह जब रोज़ जगती है, वो उसे कॉल करके कहता है, मुझे लगता है कि यान्शी को लड़कों में इंटरेस्ट है। वो कहती है, क्या ये बात सही है? वो कहता है, अब तक तो सिर्फ़ मैंने रूमर से सुना था, मुझे सच्चाई का पता नहीं। रोज़ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, जब सच नहीं पता हो तो हमें रूमर्स नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वो जानने के लिए खुद ही इंटरेस्टेड थी कि यान्शी को एक्चुअल में लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में। जब वो नीचे हॉल में जाती है तो यान्शी बैठ कर के बुक पढ़ रहा था और वो इतना हैंडसम लग रहा था कि रोज़ को भरोसा ही नहीं होता है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जा कर के यान्शी से डायरेक्ट पूछती है कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में। एक पल को यान्शी भी शॉक हो जाता है कि वो ये बात क्यों पूछ रही है। फिर यान्शी से कहता है कि नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। रोज़ कहती है, ओह अच्छा, चलो अच्छी बात है। एक्चुअल में मुझे लगा कि शायद तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। तुम 30 के होने वाले हो अप्रॉक्स और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वाइफ तो छोड़ो। यान्शी कहता, हाँ, अब तक उस टाइप की लड़की नहीं मिली जैसा मैं ढूँढ रहा था। फिर रोज़ वो के साथ वहाँ से निकल जाती है और यान्शी उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद वो रोज़ के कमरे में जाता है, जहाँ पर रोज़ सोई हुई थी। वो उस साइड के ब्लैंकेट को हग करके कुछ देर तक उसी कमरे में सोए रहता है। फिर रोज़ इस तरीके से एक मॉल से गुज़र रही थी तो वहाँ पे गू का पोस्टर लगा था। उसे देखते ही उसका नाक बहुत सिकुड़ जाता है, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद वो गू को मिस कर रही है। उसे समझाने का कोशिश करता है कि गू उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली इस बात को बोल नहीं पा रहा था। रोज़ कहीं न कहीं समझ रही थी, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने जाए इस तरीके से। वो हुआ को बताती है कि यान्शी यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। उसने खुद ही यहाँ पर यान्शी से ये बात पूछा था। वो कहता है, तो ठीक है, तुम उसे भी कंसिडर कर सकती हो। गू से आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए उसे एक नया सहारा मिल जाएगा। रोज़ उसे कहती है, अरे वो दोनों राइवल हुआ करते थे। वो इस तरीके से भला कैसे ही मान सकती है। तभी वहाँ पर कोई वापस से उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके डाल देता है। ये चीज़ जब यहाँ पे यान्शी देखते हैं तो पीछे फ़ोटो में गू था। अब अगर गू तक ये फ़ोटो पहुँचता तो उसे पता चल जाता कि रोज़ वापस आ चुकी है। यान्शी को डर था कि वो वापस से रोज़ को उससे छीनने का कोशिश करेगा। इसी वजह से वो जल्दी ही अपने सेक्रेटरी को ये सारे फ़ोटोज़ डिलीट कराने के लिए बोलता है। इधर हम लोग गू को देखते हैं वो एनी के साथ उसके कार में इंटीमेट हो रहा था, लेकिन नैनी का मूड ऑफ था क्योंकि गू का परफ़ॉर्मेंस सिर्फ़ 3 मिनट के लिए था। वो अपनी शूटिंग से यहाँ पे लौटा हुआ था और ये करने के बाद उसे वो फ़ोटो मिलता है, जिसमें कि इस तरीके से उसे रोज़ दिखती है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि क्या सच में यहाँ पे रोज़ वापस से ज़िंदा होकर के आ चुकी है। वो खुद ही कन्फ्यूज़ था, क्योंकि 11 साल पहले तो सबको पता था कि एक्चुअल में रोज़ इस दुनिया में नहीं है, तो वापस से कैसे आ सकती है। तो वो यहाँ पर एक हैकर को पैसा-वैसा देता है और उसे इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि एक्चुअल में क्या रोज़ सच में वापस आ चुकी है। रोज़ घर जाती है तो देखती है कि यान्शी खुद खाना बना रहा है और जैसा कि मैंने कहा था कि खाना बनाते हुए लड़के कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगते हैं, तो यान्शी उसे देखते ही रह जाती है। उसे एक्चुअल में भूख भी लगी थी। यान्शी उसे झूठ बोल देता है कि हमारे यहाँ का शेफ़ छुट्टी पे गया है। उसने पर्सनली छुट्टी दिया था उस शेफ़ को ताकि वह रोज़ के लिए अपने हाथों से खाना बना सके, और घर का बटलर तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहा होता है। यान्शी अपने हाथों से रोज़ के लिए यहाँ पर चिकन सूप और नूडल्स इस तरीके से सर्व करता है। रोज़ उसे खाते हुए उसके खाने की काफ़ी बड़ाई कर रही थी। वो उसे कहती है, ये तो बिल्कुल सेम है जैसा कि गू मुझे कॉलेज टाइम में ला कर के लंच दिया करता था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि यान्शी रोज़ के लिए लंच बना के लेके जाता था, लेकिन यहाँ पर गू उससे छीन करके रोज़ को दे कर के अपना इमेज बना लिया करता था कि एक्चुअल में यहाँ पर ये लंच उसने उसे ला कर के दिया है। और बेचारा यान्शी उस टाइम पर कुछ बोल भी नहीं पाता था। वो दोनों इधर-उधर की कुछ बातें करने लगते हैं।
रोज़ यहाँ पर बातों-बातों में कहती है कि वो वापस से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। गलती से उसकी वजह से यान जी का यहाँ पर एक फिंगर कट हो जाता है। ये देखती है वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने लगती है कि उसकी वजह से यान जी का फिंगर कट हो गया। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है तो यान जी डॉक्टर बुलाने से मना कर देता है। मन में सोचता है कि वो उसके और रोज़ के बीच के जो ये कुछ घंटे हैं वो केवल अकेला उसके साथ बिताना चाहता है। तो रोज़ उसे कहती है ठीक है तुम्हें डॉक्टर नहीं बुलाना तो यहाँ पर चलो मैं ही तुम्हारा फ़ोन स्टार्ट कर दे रही हूँ। और फिर वो यहाँ पर यान जी के लिए जल्दी-जल्दी फ़ोन स्टार्ट लेकर के आती है, जहाँ पर कि वो अपने हाथों से ऐसे बैंडेड वगैरह करती है। जैसे वो अपने छोटे भाई को ट्रीट करती थी उसी तरीके से वो यहाँ पर यान जी के चोट को भी ट्रीट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर यान जी के लिए सब कुछ उसके ऑब्सेशन को बढ़ावा दे रहा था। अगली सुबह यान जी भी रोज़ के साथ उसके कॉलेज में जाने के लिए रेडी होता है और वो रोज़ के लेवल को मैच करने के लिए ऐसे हुडी वगैरह टी-शर्ट वगैरह डाल कर के आया था ताकि वो भी उसकी तरह थोड़ा यंग दिख सके। जाने से पहले वो वापस से यान जी के चोट को रिपेयर करती है और कहती है कल से भी ज़्यादा बुरा कैसे हो गया? आई थिंक कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसे पता नहीं था यान जी ने खुद को थोड़ा ज़्यादा हर्ट कर लिया था ताकि रोज़ वापस से उसे सिम्पैथी दिखाए। आफ्टर दैट वो उसे कॉलेज लेके जा रहा था। जाने से पहले वो पता कराता है कि गू उस कॉलेज में तो आने नहीं वाला ना, क्योंकि आधे घंटे तक कल जो पोस्ट था इंटरनेट पर, वो समझ गया था कि गू को ये बात पता चल चुका होगा। गू उस हैकर को पैसा ट्रांसफ़र करके पता लगाने के लिए बोलते तो उसे पता चलता है आज रोज़ उस कॉलेज में जाने वाली है। तो वो इस तरीके से रोज़ से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए उस कॉलेज में जाने का डिसाइड करता है। इस तरीके से यान जी रोज़ को कॉलेज लेकर के जाता है और वो अपने बंटर लोगों को कह देता है, अगर वो इधर आ रहा होगा तो उसे रोक करके रखना क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रोज़ से वो मिले। उसे डर था कि अगर रोज़ से वो मिलेगा यहाँ पर तो इस तरीके से वो उसे वापस से भगा देना बंद कर देगी। दोनों कॉलेज में अंदर जाते हैं तो वो गार्ड यहाँ पर रोज़ को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर यान जी को देखते ही पहचान जाता है। यान जी अपने मतलब इस कॉलेज के लिए बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह डोनेट कर दे रहा था ताकि गरीब बच्चे उन बिल्डिंग्स में पढ़ सकें। वो लोग अंदर जाते हैं तो प्रिंसिपल तो यहाँ पर देख करके रोज को शौक ही हो जाता है। उसे पता था कि वो एक टाइम पर 11 साल पहले उनके कॉलेज की टॉपर रह चुकी है। प्रिंसिपल और ये जो मेन टीचर थी वो यहाँ पर रोज से कह रहे होते हैं कि भले ही यहाँ पे रोज 11 साल पहले टॉपर रह चुके हैं लेकिन स्कूल का बीच सेशन में वो उसका एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे जो भी हो जाए। और ऊपर से 11 साल से वो कोमा में थी। रोज़ ने उसे यही कहा था, एक एक्सीडेंट के बाद वो 11 साल कोमा में रही है। तो उनका कहना था कि तुम्हारा दिमाग पहले की तरह काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन यहाँ जी यहाँ पे रोज़ के सपोर्ट में था। वो प्रिंसिपल को कहता है कि वो एक और बिल्डिंग रोज़ के नाम पे डोनेट कर देगा, अगर उसका एडमिशन कर लिया गया तो। वो यहाँ पर मना कर देती है और वो एडमिशन टेस्ट देने के लिए रेडी थी। टीचर ने जानबूझ कर के रोज़ के लिए बहुत ही टफ वाला यहाँ पर एडमिशन पेपर सेट किया था, ये सोचते हुए कि रोज़ क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पेपर 2 घंटे में बच्चे नॉर्मली पूरा करते हैं, वो पेपर यहाँ पर रोज़ 1 घंटे में पूरे करके टीचर को दे देती है। टीचर जब यहाँ पर उस पेपर को चेक करती है, तो वो तो शॉक ही हो जाती है। सारे के सारे ही क्वेश्चन्स यहाँ पर रोज़ के सही थे। अब वो लीगली यहाँ पर अपने कॉलेज में एडमिशन ले रही है। पिछले टाइम वो अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाई थी, उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसी वजह से रोज़ का सपना था कि वो अपने कॉलेज को पहले कंप्लीट करे। अब रोज़ जब से चाहे आराम से कॉलेज आ सकती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरी तरफ इधर हम लोग घू को देखते हैं जो कि रोज से मिलने के लिए कॉलेज आ रहा था, तो जानबूझ कर के एक लड़का पहले उसका थोड़ा-सा एक्सीडेंट करता है और खुद ही फिर उसे हॉस्पिटल भी लेकर के जाता है। जितनी देर हो सके वो लोग यहाँ पर घू को रोक के रखने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर बाद जैसे-तैसे करके वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है बच्चों के फ़ोन के फ़ोटोज़ को देख कर के कि रोज़ यहाँ आई तो थी और वो अभी भी कॉलेज के गेट से निकली है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है तब तक देखता है कि एक्चुअल में रोज़ वहाँ से जा चुकी है। वो ये नहीं देख पाता कि वो यांची के साथ है। तो वो हैकर को रोज़ का नंबर-वंबर जुगाड़ने के लिए उसे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ बहुत ही खुश थी। यान उसके लिए वापस से फूड बना के लेके आता है। उसे यहाँ पर थोड़ा-सा बुरा लगता है। यान यहाँ पर इस तरीके से हाथ पे चोट लगने के बाद भी वो उसके लिए इस तरीके से फूड बना रहा है। बट वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ करना।
बातों-बातों में वो रोज़ को समझाता है कि उसे अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई रखना चाहिए। वो जैसे लड़के उसके प्यार को डिज़र्व नहीं करते हैं। अब रोज़ कहती है कि एक सेकंड, ये तो बीती बात हो गई, तुम पुरानी बातों को क्यों ही याद कर रहे हो? यहाँ जी को लगता है कि शायद वो गू के बारे में उससे बात नहीं करना चाहती। रोज़ यहाँ पर आती है और फिर यहाँ जी के लिए एक छोटू-सा गिफ्ट लेकर के आई थी। गिफ्ट में एक गोल्ड का ब्रेसलेट था। रोज़ को लगता है कि शायद वो यहाँ जी को पसंद नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये यहाँ जी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो तुरंत ही वो ब्रेसलेट पहन लेता है और रोज़ को कहता है कि उसे ये ब्रेसलेट बहुत ही पसंद है। रोज़ कहती है, अब एक्चुअल में तुम मेरा इतना हेल्प कर रहे हो तो मुझे लगा तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। इधर रोज़ इधर याची सोच रहा था कि उसे भी रोज़ को कुछ गिफ्ट बैक करना चाहिए। रात में जब रोज़ यहाँ पर सोने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर ज्ञान जी की कई बातों को सोच रही होती है। ऐसे उसे गु का मैसेज आता है तो वो समझ जाती है कि ज्ञान जी एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा था। बट अब तो वो गु में इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसे अब अपना बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहती है। रोज़ यहाँ पर गु के नंबर का रिप्लाई नहीं दे रहा था मैसेजेस का। एनी यहाँ पर आती है तो उसे दिमाग आता है एनी के पास वो का नंबर ज़रूर होगा और वो रोज़ का भाई है, तो वो उससे रोज़ की असलियत का पता लगा सकता है। तो बहाने से यहाँ पर एनी से वो का नंबर लेता है और कहता है कि उससे कंपनी रिलेटेड कुछ बात करना है, वो का नंबर दे दे। एनी वो का नंबर उसे दे देती है। वो को कॉल करता है और कहता है, क्या तुम्हारी बहन फिलहाल ज्ञान जी के साथ रह रही है? वो उसे कहता है कि तुम कौन हो बे? वो कहता है कि मैं घू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड। वो उसे कहता है, मैं इस लड़के को नहीं जानता हूँ। कह के वो फ़ोन कट कर देता है। अब घू को हुओ के पास से भी कोई इन्फॉर्मेशन रोज़ के बारे में नहीं मिल पाता है। अब वो सोच रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन निकाले कहाँ से। इधर हुओ रोज़ को कॉल करके कहता है कि बहन, अगर तुम्हें कोई भी स्पैम कॉल आए तो फ़ोन मत उठाना। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वो डायरेक्टली बेचारा कह नहीं पा रहा था कि गू उसे कॉल कर सकता है। लेकिन फाइनली हैकर से जुगाड़ भिड़ाते-भिड़ाते गो यहाँ पे रोज़ को ढूँढ ही लेता है। एक रात वो उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन गो उसे इग्नोर ही कर रही होती है। उसे लगा था कि वो वापस से उसे देख कर के उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो जाएगी। और रोज़ को कहता है कि मुझे पता है कि तुम रीबर्थ लेकर के आई हो, क्योंकि तुम 11 साल पहले ही मर चुकी थी, तो फिर तुम ज़िंदा कैसे हो सकती हो? रोज़ कहती है, क्यों तुम्हें वापस से मारने का इरादा है क्या? गो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में मैं हमारा रिलेशनशिप वापस से शुरू करना चाहता हूँ। रोज़ उसे कहती है, मुझे पता है एनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और जो बात बीत चुकी है उस बात को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई फीलिंग नहीं है और मैंने भी कॉलेज में सिर्फ मजबूरी में ही तुम्हें हाँ कहा था। कोई पसंद-वसंद मैं नहीं करती हूँ तुम्हें। तो हमारा जब ब्रेकअप हो चुका है और मैं रिबर्थ लेके आई हूँ तो मुझे परेशान मत करना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर कंपनी में यान जी बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपने ब्रेसलेट को दिखा रहा होता अपने सेक्रेटरी को। तो उसका सेक्रेटरी भी समझ जाता है कि रोज़ ने उसे गिफ्ट किया होगा। वो बड़ाई कर देता है। लेकिन तभी यान जी के पास रोज़ और गू का फ़ोटो पहुँचता है। वो गुस्से में अपने वाइन के ग्लास को ऐसे तोड़ देता है। उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकलने लगता है। दूसरी तरफ रोज़ सोच रही थी कि यान जी ने उसके लिए इतनी बार खाना बनाया, वो भी यहाँ पर यान जी के लिए फूड बनाना चाह रही थी। जब कुक यहाँ पर लौट कर के आता है वापस से जॉब पर, तो रोज़ उसे कहती है कि मुझे भी खाना बनाना सिखाने के लिए। मैं यहाँ पर यान जी के लिए फूड बनाना चाह रही हूँ, लेकिन बेचारी से जला हुआ फूड बनता है। अब उसका कुक जैसे-तैसे करके टेस्ट तो करता है बट वो सोचता है यान जी ये खाना ना ही खाए तो बेहतर है। और रोज़ को दिमाग देता है कि क्यों ना मैं वापस से यहाँ पर फूड बना देता हूँ और तुम बोल देना कि ये फूड तुमने बनाया है। मैं नहीं बताने वाला हूँ यांजी को। रोज़ को लगता है कि चलो ये भी सही है, कम से कम उसका थोड़ा-सा इमेज तो बच जाएगा, थोड़ी-सी यांजी को सिंसियरिटी तो दिखेगी। तो फिर बेचारा कुक खाना बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यांची जब आता है, तो उसके हाथ से ऐसे खून निकल रहा था। रोज़ ने खाने के टेबल पर खाना तैयार करके रखा था, लेकिन जब वो देखती है कि यांची इस तरीके से इंसर्ट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान हो जाती है और उसका जल्दी-जल्दी हाथ का फोर्स सेट करने का ज़िद करने लगती है। यांची मना करता है कि वो ठीक है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इतना ज़्यादा ब्लड रिलीज़ हो रहा है, वो ठीक कैसे हो सकता है? तो वो सबसे पहले उसके हाथ का फोर्स स्टार्ट करती है। आफ्टर दैट इस तरीके से यांजी को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए फूड बनाया है, लेकिन फूड खाते ही वो पहचान जाता है ये तो उसके कुक ने ही बनाया है। अब यहाँ पर फिर भी वो रोज़ की सिंसियरिटी देख करके उसे कुछ नहीं कहता है, सिर्फ इतना बड़ाई करता है कि हाँ, खाना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना है। रोज़ ये सुन के खुश तो हो जाती है, लेकिन जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे थोड़ा-सा गिल्ट फ़ील हो रहा था कि यांजी से उसने झूठ बोला। यांजी को तो लग रहा है कि उसने उसके लिए खाना बनाया।
वो बाहर ही निकल रही थी तो गेट पर ऐसे यान जी से मिलती है। यान जी फिर से कहता है कि एक्चुअली में वो यहाँ से गुज़र रहा था। रोज़ भी कहती है कि वो पानी पीने के लिए निकली थी। दोनों ही एक-दूसरे से झूठ बोल रहे थे, रोज़ यान जी से मिलने के लिए जा रही थी। और एज़ यूजुअल यान जी यहाँ पे ये सोच कर के कि रोज़ सो गई होगी, वो उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आ रहा था। दोनों ही सोच रहे होते हैं कि किसी को पता नहीं चला उनका झूठ। नीचे जाकर के दोनों पास्ट के अपने लाइफ के बारे में एक-दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं। फ्लैशबैक में यहाँ पर यानजी सोचता है कि किस तरीके से जब वो बचपन में दूसरे लोगों की तरफ से बुली किया जाता था, उसकी मॉम उसे छोड़ कर के गई थी, तब रोज़ वहाँ पर उसकी ज़िंदगी में आई थी। उसने उसका हेल्प किया था और उसने बुरे बच्चे से उसकी जान बचाई थी। तभी से वो रोज़ को पसंद करता था, किस्मत से दोनों कॉलेज में थे। लेकिन यान जी बहुत ही इंट्रोवर्ट था और वो कभी उसे ये बातें बता नहीं पाया था। रोज़ जिस ग्लास से पानी पी कर के जाती है, रोज़ के कमरे में जाने के बाद यान जी उसी ग्लास से पानी पीता है। अब वो इंसान किस हद तक उसके लिए प्यार में पागल हो सकता है, ये बात तो हम लोग इस चीज़ से समझ ही सकते थे। दूसरी तरफ रोज़ ऑफ़िस के कुछ पेपर को पढ़ रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि हुआ का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है, वो काफ़ी घबराई हुई थी। तो देखती है कि वो ठीक है, बस एक्चुअल में यहाँ पर उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है। वो अपने भाई पर गुस्सा करने लगती है कि वो ढंग से एक जगह नहीं जा सकता क्या? वो ये क्या करते रहता है? वो कहता है, "बहन मेरी क्या गलती है? सामने से कोई ड्रिंक करके एक्चुअल में आ गया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।" तो फिर भला कुछ बोल ही नहीं पाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एनी का भी कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर इस तरीके से एनी जब देखती है कि वो इस कमरे में है, तो वो उसके कमरे में जाके तमाशा करने लगती है कि मैं यहाँ की वीआईपी हूँ, ये हॉस्पिटल है एक्चुअल में, गू का है तो मुझे यही कमरा चाहिए। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ठीक है, वो को दूसरे वीआईपी कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे रोज़ तुरंत ही मान जाती है, वो सोचती है कि इतनी आसानी से ये बात मान गई, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो मना करने लगती है, नहीं, नहीं, तुम इसी कमरे में रहो और मैं वीआईपी कमरे में जा रही हूँ। लेकिन बाहर जाकर के वो गू को कॉल कर देती है कि इस तरीके से कुछ लोग उसे उसी के हॉस्पिटल में बुली कर रहे हैं। ये सुनते ही अब यहाँ पर गू आ जाता है। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में उसे बुली करने वाला कोई और नहीं, रोज़ है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता और जाकर के देखता है कि एक्चुअल में वो कोई और नहीं रोज़ है, तो फिर वो यहाँ पर उल्टे एनी को ही समझाने लगता है कि छोड़ो ना, जाने दो। वैसे भी उसका पैर ऐसे फ्रैक्चर है तो फिर तुम उसे क्यों ही परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें दूसरे वीआईपी कमरे में लेके चलता हूँ ना, वो कमरे भी काफ़ी अच्छे हैं। इस तरीके से वो उसे बोल करके वहाँ से लेकर के जाता है। अब यहाँ पर एनी को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन फिर भी वो कुछ बोलती नहीं है। इधर घर पे रोज़ बहुत ही ड्रिंक कर रही थी, तो यहाँ पे यान जी आता है और पूछता है कि आखिरकार वो क्यों ही रो रही है और क्यों इतनी ज़्यादा सैड ड्रिंक कर रही है? तो वो उसे हग करते हुए कहती है, एक्चुअल में कार एक्सीडेंट में मेरी मॉम डैड की डेथ हुई, कार एक्सीडेंट में मेरी डेथ हुई। कार एक्सीडेंट के बारे में जब मैंने यहाँ पर सुना कि मेरा भाई भी वही 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 कार एक्सीडेंट झेल रहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा वाला घबरा गई थी। उसे हग करके रोने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ कर के कभी मत जाना। मैं यहाँ पर कभी भी अब अकेले नहीं रह पाऊँगी। वो ऐसा कह रही होती है, यान जी बेचारा इमोशन से भर जाता है। ये सोचते हुए कि एक्चुअल में रोज़ की लाइफ़ भी बहुत ही ज़्यादा अब तक अमीर अजीब ही रही है, लेकिन अब वो रोज़ को अपने से दूर किसी हालत में नहीं होने देने वाला है। अगली सुबह वो रोज़ को छोड़ने के लिए जाता है। कल जो हुआ उस वज़ह से दोनों ही थोड़ा यहाँ पर ऑकवर्ड थे। रोज़ को कहीं न कहीं ये फ़ील आने लगा था कि यान जी उसे पसंद करता है, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर के श्योर नहीं थी। ऐसी वज़ह से कोई कन्क्लूज़न खुद नहीं निकाल सकती थी। वो उसे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि गो इन चीज़ों को देख रहा होता है कि यान जी यहाँ पर रोज़ को छेड़ छोड़ने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था। गो यहाँ पर रोज़ की नज़र में आना चाह रहा था। इस वज़ह से वो एनी का ख़्याल रखने का बहाना करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें वॉक पर लेकर के चलता हूँ, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। वो जानबूझ कर के उसे उसी कॉरिडोर में वॉक पे लेकर के जाता है, जिस कॉरिडोर में वो एडमिट था। काफ़ी देर यहाँ पर वॉक करने के बाद भी रोज़ वो के कमरे से बाहर नहीं निकलती है। एनी बहुत ही टायर्ड हो चुकी थी और अब वो कमरे में वापस जाना चाह रही थी। रोज़ को तो पता भी नहीं था, यहाँ पर गू एनी को देखने के लिए आया हुआ
जब ये आइडिया काम नहीं आता है तो वो नीचे जा कर के रिसेप्शन पे बोलता है रोज को नीचे यहाँ पर बुलाने के लिए किसी बहाने से। अब वो नर्स यहाँ पे रोज को कॉल करती है हॉस्पिटल के फ़ोन से और उसे नीचे आने के लिए कहती है। यहाँ पर गो उसके नीचे आने का वेट कर रहा होता है और उसे एनी के साथ रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए एनी को वर्क पर वापस से लेकर के आ जाता है। वो सोचता है कि शायद रोज़ एनी को यहाँ पर गो के साथ देखेगी तो वो जेलस फील करने लगी और एनी को लगता है कि वो रोज़ को जलाने के लिए अपना श्योर रिलेशनशिप दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन रोज़ को यहाँ पर उसे देख कर के कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनका बिहेवियर देख कर के रोज़ सोचने लगती है कि ये लड़का सच में पागल है क्या? ये इस तरीके का क्यों ही बिहेव कर रहा है? वो उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो रोज़ को लेकर के जाता है। रोज़ उसे कहती है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद से प्यार नहीं करती हूँ। तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात है तो निकाल देना। मैं अब उसे पसंद नहीं करती हूँ। हमारे बीच जो था वो पास्ट में था। वो इन बातों को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि मेरी बहन अब उस घटिया इंसान को पसंद नहीं करती है। इधर अब भी रोज़ उसके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी। तो वो सोच में पड़ जाता है। वो फाइनली रोज़ से मिलने जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो यान्जी को देखता है। यान्जी को देखते ही वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, "जैसे कॉलेज में तुम देखा करते थे ना कि रोज़ मेरे साथ है, अभी भी तुम्हें सिर्फ़ वही देखने मिलने वाला है। रिबर्थ के बाद भी वो तुम्हारे पास नहीं जाने वाली है।" एक्चुअल में यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरीके से यान्जी को चिढ़ाने के लिए गो यहाँ पे रोज़ के पास गया हुआ था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था और वो भी मजबूरी में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना के घूम रही थी। जब ये बात यान्जी सुनता है कि वो रोज़ के बारे में ऐसा कह रहा है, तो वो गुस्से में आकर के उसे खींच करके एक पंच लगा देता है। पंच इतना ज़बरदस्त था कि बेचारा उसके बाद कुछ टाइम तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। यहाँ पर इस तरीके से रोज़ आती है, यंज उसका हाथ पकड़ कर के गो को ये दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं और गो का रोज़ के लाइफ में कोई जगह नहीं है। नर्स फ़िलहाल गो के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से लेकर के जाती है। यंज उसे कहता है कि मैंने कहा था कि गो तुम्हारे लायक नहीं है, वो ऑलरेडी एनी के साथ रिलेशनशिप में है। रोज़ उसे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, इससे पहले यान्ची यहाँ पर टॉपिक बदल देता है। उसे लगता है कि शायद रोज़ को अच्छा नहीं लग रहा होगा गो के बारे में बात करके। रोज़ को लगने लगता है कि यान्ची भी यही समझता है कि वो अभी गो को पसंद करती है। सारे लोगों को जो भी उनके आस-पास है, उन्हें अभी भी इसी बात की गलतफ़हमी है। अब वो सोच रही होती है कि वो इन चीज़ों को कैसे ही सबको एक्सप्लेन करें। दूसरी तरफ अब उसका भाई ऐसे ठीक हो चुका था और उसे हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज होना था, लेकिन वो यहाँ पे भी अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। अगले दिन को इस तरीके से फ्लावर बुके लेकर के आ जाता है रोज को फाइनल वाला प्रपोज करने के लिए, लेकिन रोज तक पहुंचते पहुंचते ही इस तरीके से उसका फ्लावर बुके टूट करके सिर्फ बुके रह जाता है और फ्लावर उसमें का गायब हो जाता है। वो साफ मना कर देता है, मेरी बहन दोबारा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आने वाली है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यान्जी आने लगता है। यान्जी का कल का पंच इतना ज़बरदस्त था कि यहाँ पर उससे डर के फरार हो जाता है और बोलता है वो बाद में रोज़ से मिलने के लिए आएगा। उसके जाते ही यहाँ पर यान्जी रोज़ के लिए फ्लावर बुके लेके आया था। वैसे तो वो नाम हुआ का लगा रहा था कि ये हुआ के ठीक होने की खुशी में और साथ ही में वो रोज़ को एक रिटर्न गिफ्ट भी देता है। वो बहुत ही महँगा नेकलेस था, कहीं न कहीं रोज़ इस बात को जानती थी। उसका भाई उन दोनों को साथ दे कर के बहुत ही खुश था और उसे ऐसा लग रहा था कि काश ऐसा होता कि वो दोनों एक्चुअल में सही में रिलेशनशिप में आ पाते। अगले दिन रोज वो के साथ कॉलेज आती है, जहाँ पर कि उसका वो जो गार्ड था वो रोज को देख के शॉक्ड हो जाता है। उसे ध्यान आया था कि कितने साल पहले रोज की तो डेथ हो गई थी, तो फिर वो वापस कैसे आ सकती है। रोज कहती है कि मैं वापस से जादू से आ गई हूँ। इधर से वो कॉलेज से लौट रही थी तो गू उसके पास आया हुआ था उसे कन्फेस करने के लिए, उसे प्रपोज करने के लिए। लेकिन रोज़ उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में अब कभी नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर झूठ-मूठ का माफ़ी माँगने का एक्टिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर यान्जी भी आ जाता है और वो इस तरीके से ये सोचने लगता है कि कहीं गो को वो हाँ ना कह दें।
लेकिन रोज़ उसे छोड़ कर के यान्ची के पास आ जाती है और उससे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, वो यहाँ पर किसी हालत में नहीं गो के पास वापस जाने वाली है। और इधर गो को लगने लगता है, रोज़ को फ़ॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो उसे हाँ नहीं कहने वाला। रोज़ के चक्कर में यहाँ पर यान जी भी एक्चुअल में इस तरीके से भीगा हुआ था, दोनों ही एक-दूसरे का फ़िक्र कर रहे थे। यान जी भी रोज़ के लिए इस तरीके से सूप वग़ैरह लेकर के आता है। रोज़ यहाँ पे यान जी को क्लियर करती है कि वो गू से प्यार नहीं करती। ये सुनते ही यान जी काफ़ी खुश हो जाता है। रोज़ को देख कर के ये लगने लगता है कि कहीं यान जी उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं है, उसके ब्रेकअप का बात सुन कर के भला वो इतना ज़्यादा क्यों खुश हो रहा है? इधर अगले दिन उसे पता चलता है गू को उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उसे अफ्रीका के जंगलों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि उसे बहुत ही महीनों तक पूरी दुनिया से कट के रहना पड़ेगा। अब उसे साफ पता चल जाता है कि ये यानजी का एक्चुअल में पनिशमेंट ही होगा उसके लिए, लेकिन अपने करियर को बचाने के लिए उसे तो ये करना ही पड़ता है। यहाँ उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। इधर यानजी उसे कोल्ड हो गया था बारिश में भीग कर के और वो बुरा सपना देख रहा था। बचपन से लेकर के आज तक उसकी फैमिली ने उसे कितना ज़्यादा बुली किया है। ये देखते ही रोज़ यहाँ पर उसे सँभालने के लिए आ जाती है। जब यान्ची की नींद खुलती है तो ये रोज़ उसके बगल में बैठ कर के उसे सिम्पैथी दे रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें कोल्ड हो गया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई फ़िक्र ही नहीं है। यान्ची बेड से उठना चाह रहा था तो रोज़ उसे डाँटते हुए बेड पर ही रहने के लिए कहती है और कहती है, मैं कह रही हूँ ना मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊँगी कोल्ड की दवा, चुपचाप से यहीं पड़े रहो। यान्ची को बहुत ही अच्छा लगता है कि रोज़ उसका इस तरीके से फ़िक्र कर रही है। उसे दवा वग़ैरह खिलाने के बाद वो आज रात यहीं रुकने का कोशिश करती है, मतलब फ़ैसला करती है। और जब रोज़ रात में सो रही थी सोफ़े पे, तो उसे सपना आ रहा होता है कि किस तरीके से उसके मरने के बाद उसका भाई का क्या हालत हुआ। वो गॉड से प्रे करते रह गए रोज़ को वापस लाने के लिए। और एक और इंसान था जिसने कि गो को हर्ट करने का कोशिश किया था, क्योंकि वो रोज़ का इस्तेमाल कर रहा था। बट कहानी की एंडिंग कुछ यूँ की जाती है कि रोज़ यहाँ पर यान जी को हग कर लेती है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आई है नहीं ये हमें नहीं बताया जाता है। लेकिन हाँ, वो ये सोचती है कि मेरे और जो 2 भाई हैं, मुझे उन्हें भी जा कर के सेव करना है और कहानी का सीज़न 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। किसे-किसे इस कहानी का सीज़न 2 चाहिए फटाक से कमेंट में मैसेज कर देना। अगर कमेंट्स अच्छे आए तो जैसे इस कहानी का सीज़न 2 आएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ही एक्सप्लेन करूँगी। कहानी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो।